Good morning, students. This is Monica. I am here to teach you economics in online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bani. I hope you all are doing well at home. Now, to continue our syllabus, we are going to start our new chapter, which is named as Aggregate Demand, Aggregate Supply and Related Concepts. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है और उससे रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं। अब एग्रीगेट डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने वाले हैं। अब एग्रीगेट डिमांड सबसे पहले पता होने से पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। डिमांड जो हमने क्लास +1 में भी डिस्कस किया है कि जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे, तो उसे बोला जाता है डिमांड या फिर मांग बोला जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है, देखिए, जब सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर पीपल मतलब कि नंबर ऑफ कंज्यूमर प्लान करते हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमारी इकोनॉमी में उनकी डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे, तो उसे बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। अब इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स हैं एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड, देखिए वो क्या है। फर्स्ट वन है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो सिर्फ पर्टिकुलर गुड के लिए नहीं होती है, ये किसके लिए होती है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज या सेल हो रही हैं, एग्रीगेट डिमांड उन सबको कंसीडर करके चलता है। सेकंड पॉइंट है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो अकाउंटिंग ईयर के लिए होती है। एग्रीगेट डिमांड अकाउंटिंग ईयर का मतलब है अप्रैल टू मार्च, जिसे फाइनेंशियल ईयर भी हम बोल देते हैं। मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है वो थ्रू आउट द ईयर जो डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स वो पूरा साल ही करते रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर करते रहते हैं, इसलिए इसको फ्लो कंसेप्ट भी बोला जाता है। क्योंकि ये नहीं है ना कि अगर हम आज गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं तो कल नहीं करेंगे, ये तो चलता ही रहता है थ्रू आउट द ईयर्स, तो इस वजह से इसको बोला जाता है फ्लो कंसेप्ट। थर्ड पॉइंट जो है कि एग्रीगेट डिमांड मेज़र किया जाता है दो तरीके से, एक तो जनरल प्राइस लेवल्स के साथ और दूसरा लेवल ऑफ इनकम के साथ। जब हम जनरल प्राइस लेवल के साथ एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करेंगे तब इसका एग्रीगेट डिमांड के साथ रिलेशनशिप होगा नेगेटिव, और जब हम इनकम के साथ इसको मेज़र करेंगे तब इसका रिलेशनशिप होगा पॉजिटिव। और आपको पता है कि अगर किसी चीज़ के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसी फैक्टर का, तो उसका जो स्लोप बनता है हमेशा डाउनवर्ड बनता है, जैसे कि हमने डिमांड वाले में किया था कि डिमांड कर्व का डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशनशिप था, तो उसमें उसका कर्व भी कैसा था, नेगेटिव स्लोपिंग, मतलब कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। और एग्रीगेट डिमांड और जो इनकम है उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए इसका जो कर्व भी है वो कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। जैसे कि सप्लाई और प्राइस का हमने क्लास +1 में डिस्कस किया है कि उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता था, तो उनका जो कर्व बनता था वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता था। इस वजह से हमारा एडी और लेवल ऑफ इनकम का कर्व भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव स्लोपिंग, मतलब कि अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम +2 लेवल पे जो रिलेशन लेके चलते हैं वो सिर्फ एग्रीगेट डिमांड का और लेके चलते हैं इनकम का। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम राइज होगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो हमारा 5th पॉइंट है, इसमें क्या है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो क्या करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी से मेज़र नहीं करते, बल्कि जितना टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उस बेसिस पे मेज़र करते हैं कि जितना कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंड कर रहा है उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड जो है वो सिर्फ एक्चुअली स्पेंड जितना कर रहे हैं हम परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे उसको लेके नहीं चलेगा, इसके साथ साथ वो जितना हम विश कर रहे हैं स्पेंड करने की और जितना हम प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने की, उन दोनों चीज़ों को भी इक्वली कंसीडर करके चलेगा। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे बिहेवियर क्या है, एडी का बिहेवियर स्टडी करते हैं। बिहेवियर ऑफ एडी भी दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, एक तो एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल और दूसरा एग्रीगेट डिमांड की कर्व। एग्रीगेट डिमांड ऑफ शेड्यूल में क्या होगा, डाटा को टेबुलर फॉर्म में मतलब कि टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और एग्रीगेट डिमांड कर्व में क्या करेंगे, डाटा को जो हम शेड्यूल में रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब टेबुलर फॉर्म में जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे और जब हम डायग्रामेटिक फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें
एक्चुअली में पता चलेगा कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो किन किन चीज़ों को लेके चलती है और उसका कौन कौन से फैक्टर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला वो क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ज़ीरो नहीं होती क्यों नहीं होती? क्योंकि जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है या फिर नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, वो कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करते ही करते हैं जब हम उनकी इनकम जो होती है वो ज़ीरो होती है इवन, क्योंकि कुछ ना कुछ एसेंशियल गुड्स जैसे कि खाने के लिए चीज़ें जो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भूखा पेट किसी से नहीं सोया जाता। तो ऐसी चीज़ें जो एसेंशियल है हमारी, जिसके बिना एक इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, तो ऐसी चीज़ों पे जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा ही करेगा इन चीज़ों को, चाहे उसकी इनकम जो है वो ज़ीरो है। और ये किस तरीके से करेगा? या फिर तो उसके पास कोई पिछली पास्ट सेविंग्स बनी है या फिर वो किसी से बोरो कर लेगा। अब इसके बाद क्या है, बोरोइंग को बोलते हैं कि कोई उधार लेके कर लेगा, उधार किसी से पैसे उधार ले लेगा, उस बेसिस पे कर लेगा वो, ठीक है। और या फिर वो पास्ट सेविंग के बेसिस पे कर लेगा। पास्ट सेविंग मतलब उसके पास पिछली जमा पूंजी पड़ी है या फिर कोई उधार पड़ा है उसके पास, मतलब कि किसी से वो उधार ले सकता है या फिर कोई पास्ट सेविंग कर सकता है। देखो, जब हम एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें भी हम दो चीज़ें लेके चलेंगे। एक तो इनकम लेके चलेंगे जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हम लेके चलेंगे एग्रीगेट डिमांड जो कंसेप्ट चल रहा है हमारा। अब मैंने बोला था कि इवन जब हमारी क्या होती है, इनकम ज़ीरो होती है, तब भी क्या होता है, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि इन्होंने दिखाया यहाँ पे कि जब इनकम हमारी ज़ीरो है तब हमारा एक्सपेंडिचर मिनिमम क्या है, 30 रुपीज़। मतलब कि इनकम चाहे ज़ीरो है फिर भी कुछ ना कुछ मिनिमम एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो कंज्यूमर्स की तरफ से किया जा रहा है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नोट करने वाला है वो क्या है कि देखिए, जब 20 है इनकम तो एग्रीगेट डिमांड है वो 35 है। जब 40 है तो इधर भी बढ़ गया 35 से, एग्रीगेट डिमांड 35 से हो गई 40। ऐसे ही जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है, हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया है कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो रही है कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम का रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव। क्योंकि जब साइमल्टेनियसली दो चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, एक के इंक्रीज़ होने से जब दूसरी भी इक्विवेलेंट इंक्रीज़ होती है तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन्होंने कुछ टेबल्स के फॉर्म में ही कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं कि इस टेबल से हमें क्या क्या ऑब्जर्व किया है। फर्स्ट में इन्होंने बताया कि जब हमारी इनकम वाई ज़ीरो थी, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं ना, जब हमारी इनकम ज़ीरो थी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड 30 था। इसलिए इन्होंने कहा है कि ये क्यों किया गया है, वाई इनकम के ज़ीरो होने पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम डिमांड क्यों किया गया है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। मतलब कि जो कंज्यूमर है वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंड करने वाला है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया कि एडी जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे वाई इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एडी जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे, वाई से। अब वाई से पॉजिटिवली रिलेटेड है तो इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो जो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं कि जैसे जैसे क्या है हमारी लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, एग्रीगेट डिमांड तो इंक्रीज़ हो रही है, पर एक सर्टेन पॉइंट पे जाके, एक पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, जैसे जहाँ पे y इज इक्वल टू 60 है टेबल में और AD इज इक्वल टू 45 है, तो इसमें क्या है, इनकम तो लोगों की 80 हो रही है पर वो एग्रीगेट डिमांड कितनी कर रहे हैं, सिर्फ 50। इसका मतलब क्या है कि कुछ पार्ट वो सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि 80 इनकम है पूरा का पूरा, इसका मतलब कंज्यूम नहीं किया, 30 इसमें से बचा है ना, 80 माइनस 50, 30 अभी भी उनके पास है। इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो पूरा का पूरा जो अपनी इनकम है वो स्पेंड नहीं कर रहा है, उसमें से कुछ सेव करके भी रख रहा है। अब सेव करके रख रहा है इसका मतलब कुछ पार्ट सेविंग पे जा रहा है। अब हमने एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल डिस्कस किया, इसके बाद बारी आती है एग्रीगेट डिमांड कर्व की। एग्रीगेट डिमांड कर्व में क्या होगा कि हमने रिप्रेजेंट किया टेबुलर फॉर्म में, अब उसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकल फॉर्म पे। जैसे कि इन्होंने एक्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे इन्होंने लिया नंबर ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि एडी लिया इन्होंने वाई एक्सिस पे, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इन्होंने किसको लिया है, इनकम को। अब इनकम और एग्रीगेट डिमांड ही हम टेबल में लेके चले हैं और वही सेम चीज़ हम किस में लेके चलेंगे, डायग्राम में। देखिए अब y जो है
y जो है वो 0 से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि y हमने टेबल में दिखाया कि y जब 0 था और तब हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या थी? 30। यही कारण है कि यहाँ पे y क्या है? 0 से ओरिजिन से शुरू हो रहा है और हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहाँ पे 30 से शुरू हो रही है। 30 से मतलब वर्टिकल एक्सिस y से शुरू हो रही है। अब इसके बाद क्या है? जो हमारा इनकम है, जहाँ पे हमारी इनकम मतलब y जो है और जहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड AD जो है वो आपस में कट करेगी E पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट E। अब इसके बाद इन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन में क्या बताया कि AD स्टार्ट्स फ्रॉम 30 ऑन द y एक्सिस, कि AD जो है वो 30 से स्टार्ट हो रही है y एक्सिस पे। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इकोनॉमी में, जो कि इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम के। अब पॉइंट E जो है वो वहाँ पे AD और y क्या है? इक्वल है दोनों। इससे पहले मतलब यहाँ इस पॉइंट पे क्या है? AD क्या है? ग्रेटर देन y है। AD ग्रेटर देन y मतलब यहाँ पे AD ऊपर है ना, यहाँ पे AD ऊपर है और इनकम नीचे है, इस वजह से यहाँ पे AD ऑटोमेटिकली क्या होगा? ग्रेटर देन y। और यहाँ पे इज इक्वल टू y, और यहाँ पे इस पॉइंट पे AD जो होगा वो क्या होगा? लेस देन y। तो इन्होंने यही 3 सिचुएशंस बता रखी हैं कि सबसे पहले AD इज इक्वल टू वाई होने से पहले, प्रायर का मतलब होता है पहले क्या है? AD ग्रेटर देन y है। उसके बाद मिनिमम लेवल ऑफ AD की वजह से पॉइंट E के बाद जो है AD लेस देन y है, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम हाई होने की वजह से क्या है? पीपल जो है सेव करना स्टार्ट कर देते हैं उनकी पार्ट का, इनकम का कुछ पार्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? AD इंक्रीज होने की वजह से y इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक, ये आपको रिवाइज करना है और आपको इसके नोट्स जो हैं अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। आज के टॉपिक के पूरे नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे? कल से कंटिन्यू करेंगे।